Hi guys, this is Dr. Sandeep Tiwari and I welcome to you to online classes. Guys, in today's lecture, I am going to discuss with you a poem When the Assault Was Intended on the City by John Milton. This poem is written by John Milton, the great Puritan poet. First of all, मैं इसके टाइटल के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि टाइटल का मीन्स क्या निकल रहा है। व्हेन द असॉल्ट मतलब अटैक, वॉज इंटेंटेड मतलब प्लान्ड ऑन द सिटी, मतलब जब शहर पर आक्रमण का प्लान बनाया गया या जब शहर पर आक्रमण होने वाला था। और ये पोएम लिखा गया ग्रेट प्यूरिटन मतलब हो गया जो धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करे, क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा विश्वास करे, बाइबल में ज़्यादा विश्वास करे तो उसको प्यूरिटन बोलते हैं। तो ग्रेट प्यूरिटन पोएट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। और मैंने आपको बताया था जो 1649 से लेकर के 1660 का जो टाइम था, जो ओलिवर क्रॉमवेल का टाइम था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, कौन सा टाइम पढ़ा रहा था मैं आपको, नियो क्लासिकल, और जब मैं आपको एलिजाबेथन टाइम पढ़ा रहा था, जब वो फिनिश हुआ था, तब मैंने आपको बताया था वहाँ पे एक टाइम आया था ऐसा जब ब्रिटिश में या इंग्लैंड पर ओलिवर क्रॉमवेल का राज हुआ था। और वो 1649 से 1660 के बीच में जो टाइम था वो ओलिवर क्रॉमवेल जो एक डिक्टेटर, एक तानाशाह के रूप में ज़िंदगी जीता था या शासन करता था, तो वो वाला जो टाइम था ना उसको कहा गया था प्यूरिटन एज या प्यूरिटन टाइम। उस टाइम में ये पोएट जॉन मिल्टन था जिसने इस पोएम को लिखा है। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। जॉन मिल्टन वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड इंटेलेक्चुअल हु सर्व्ड एज अ सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर इट्स काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेटर अंडर ओलिवर क्रॉमवेल। जॉन मिल्टन कौन था? एक इंग्लिश पोएट था और एक इंटेलेक्चुअल, एक बुद्धिमान व्यक्ति भी था। हु सर्व्ड एज सिविल सर्वेंट, एक सिविल सर्वेंट के रूप में या एक राजकीय सर्वेंट के रूप में काम किया उसने कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड के कॉमनवेल्थ टाइम के दौरान, और बाद में अंडर इट्स काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेटर अंडर ओलिवर क्रॉमवेल, मतलब जब कॉमनवेल्थ टाइम चल रहा था इंग्लैंड में उस टाइम में भी एक सिविल सर्वेंट के रूप में इसने काम किया, और बाद में ये ओलिवर क्रॉमवेल के अंडर में भी इसने काम किया है। बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बता देना चाहता हूँ कि जॉन मिल्टन का जो जन्म हुआ था वो 1608 में, 1608 में इसका जन्म हुआ था। और इसने बहुत सारी पोएम्स लिखी, बहुत सारी फेमस पोएम भी लिखी हैं जैसे पैराडाइज लॉस्ट वगैरह। तो 1652 की बात करें, जब ये 44 का एज का हो जाता है तब ये अपने आइज़ के जो ये ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाता है, मतलब इसके आइज़ की जो रोशनी है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है और पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाता है। और मज़े की बात ये है कि ब्लाइंड होने के बाद ही ये फेमस पोएम्स लिखा है, मतलब इसकी जो फेमस पोएम्स रही हैं जिनकी वजह से जाना जाता है, ये सारी पोएम्स वो अपने ब्लाइंडनेस होने के बाद ही लिखता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, मैन ऑफ लेटर्स एंड अ सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर द ओलिवर क्रॉमवेल। अभी मैंने बताया इंग्लिश पोएट भी था, मैन ऑफ लेटर मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति भी था, सिविल सर्वेंट भी था ओलिवर क्रॉमवेल के अंडर में कॉमनवेल्थ टाइम में। ही रोट at a time of religious unrest and political turmoil। वो ऐसे टाइम से बिलोंग करता है, वो ऐसे टाइम में लिखता है, अपना लेखन जारी रखता है जब इंग्लैंड में क्या था, रिलीजियस अनरेस्ट, रिलीजियस मतलब धार्मिक, अनरेस्ट मतलब अशांति, जब वहाँ पर पूरी तरह से अशांति थी, रिलीजियस अशांति। मतलब मैंने आपको जब एलिजाबेथन एज पढ़ाया था, मैंने आपको उस समय बताया था कि इंग्लैंड का जो समाज था, जो सोसाइटी थी, वो दो पार्ट में बटी हुई थी, एक था प्रोटेस्टेंट और एक था कैथोलिक। जो एक
चर्च की पुरानी परंपराओं में विश्वास करता था, और दूसरा चर्च में नई चीज़ें लाने के बारे में सोचता था। तो ये जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक थे, ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे। जैसे कि मोहम्मडन में अपने शिया और सुन्नी होते हैं, उसी तरह से ईसाइयों में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे, और ये आपस में लड़ते रहते थे। इसलिए धार्मिक रूप से वहाँ पे शांति बिल्कुल नहीं थी। तो ऐसे टाइम में वो लिखता था जब वहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट था, साथ ही साथ पॉलिटिकल टर्मोइल था। पॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब हो गया राजनीतिक अशांति या राजनीतिक उथल पुथल। अब राजनीतिक उथल पुथल कैसे था, तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि क्वीन एलिजाबेथ के बाद कोई अच्छा राजा नहीं मिल पाया इंग्लैंड को, और 1649 में ओलिवर क्रॉमवेल आक्रमण करके वहाँ पे शासन स्टार्ट कर देता है, और 1660 में वापस से चार्ल्स फर्स्ट को वहाँ से इंग्लैंड, जो फ्रांस भाग जाता है, वहाँ से बुला करके उसको सिंहासन पे बैठाया जाता है इंग्लैंड के। तो राजनीतिक रूप से भी अशांति थी, वहाँ उथल पुथल था। तो ऐसे टाइम से बिलोंग करता था जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन रिलीजियस अनरेस्ट और पॉलिटिकल टर्मोइल, धार्मिक अशांति और राजनीतिक उथल पुथल वाले टाइम में भी अपनी राइटिंग को जारी रखा। और आप सबको पता है कि अगर ऐसी चीज़ों के बीच में राइटिंग करेगा तो इन सारी चीज़ों का जो इम्पैक्ट है उसकी राइटिंग पे ज़रूर पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, वो इन सारी चीज़ों के बारे में भी वो अपनी पोएम्स में लिखता है। आगे देखते हैं। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट रिटन इन ब्लैंक वर्स। अभी मैंने आपको बताया था कि मिल्टन अगर किसी चीज़ की वजह से ज़्यादा फेमस है तो वो अपने एपिक पोएम मतलब होता है महाकाव्य। जैसे हमारे यहाँ महाभारत, रामायण महाकाव्य कहलाते हैं, एपिक कहलाते हैं। उसी तरह से मिल्टन का एक एपिक था पैराडाइज लॉस्ट, जो कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। तो इसकी वजह से वो ज़्यादा फेमस हुआ। मिल्टन्स पोइट्री एंड प्रोज रिफ्लेक्ट डीप पर्सनल कन्विक्शन, अ पैशन फॉर फ्रीडम, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड अर्जेंट इश्यूज एंड पॉलिटिकल टर्बुलेंस ऑफ हिज डे। मिल्टन की पोइट्री में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या क्या रिफ्लेक्ट होती हैं उसकी पोएम्स में या उनकी पोइट्री प्रोज में। डीप पर्सनल कन्विक्शंस मतलब पर्सनल थॉट्स भी या पर्सनल इश्यूज भी उसके पोएम्स में या उसके राइटिंग में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ पैशन फॉर फ्रीडम के लिए जो पैशन है ये भी देखने को मिलता है उसके पोएम्स में या उसके प्रोज में। सेल्फ डिटर्मिनेशन एक आत्म दृढ़ता या आत्मसंतुष्टि के लिए जो दृढ़ रहना, उसके बारे में सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में भी देखने को मिलता है। अर्जेंट इश्यूज़, उस टाइम में जो अर्जेंट इश्यूज़ थे, जैसे कि अभी मैंने बताया धार्मिक अनरेस्ट था वहाँ पे और पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, उनके बारे में भी देखने को मिलता है। और साथ ही साथ पॉलिटिकल टर्बुलेंस, जो राजनीतिक उथल पुथल था उस टाइम के, उसके बारे में भी देखने को मिलता है। तो अभी मैंने आपको ऊपर ही एक्सप्लेन किया था कि ऐसे टाइम में अगर वो लिखेगा जहाँ धार्मिक अशांति है, जहाँ राजनीतिक अशांति है, तो ज़रूर इन सारी चीज़ों का समावेश उसके राइटिंग में ज़रूर होगा। तो वही देखने को अब मिल रहा है। आगे देखते हैं। मिल्टन वॉज ए प्यूरिटन हु बिलीव इन अथॉरिटी ऑफ द बाइबल एंड अपोज्ड religious institutions like the Church of England and the monarchy with which it was entwined. मिल्टन पूरी तरह से प्यूरिटन था। प्यूरिटन अभी मैंने बताया था, ऐसा व्यक्ति जो धर्म में, बाइबल में विश्वास करे, और वो अपोज था, उसके किसके अगेंस्ट था? रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जैसे कि चर्च, जैसे हमारे यहाँ धार्मिक संस्थाएं कौन सी होती हैं? मंदिर हैं, मस्जिद है, गुरुद्वारा है। इसी तरह से वहाँ पे क्या है? चर्च। तो मिल्टन पूरी तरह से प्यूरिटन था, जो बाइबल में विश्वास करता था, बाइबल में बिलीव करता था, और साथ ही साथ जो धार्मिक संस्थाएं जैसे चर्च हैं इनके वो विरुद्ध था। मोनार्की, राज सिंहासन, इसके वो विरुद्ध था। क्यों? क्योंकि मोनार्की और चर्च एक दूसरे से क्या थे? इनट्विन्ड मतलब उलझे हुए रहते थे। कहने का मतलब मिल्टन के टाइम में जो चर्च की कंडीशन थी वो बुरी थी। चर्च टोटली फ्री नहीं था। चर्च में किसका दखल अंदाजी हुआ करता था? राजाओं का। जो देश के राजा होते थे, इंग्लैंड के जो राजा होते थे, वो लोग चर्च में दखल अंदाजी करते थे। इस वजह से मिल्टन चर्च और उन राजाओं से बिल्कुल अगेंस्ट रहता था या उनके विरोध में रहता था, और पूरी तरह से विश्वास करता था किसमें? बाइबल में।
तो आप ये सोचो कि अगर वो राजा के विरुद्ध है तो उसका पनिशमेंट भी देखने को मिलेगा, या राजा के विरुद्ध कोई जाएगा तो उसको खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, तो वो आगे देखने को मिलेगा। इसके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। ही रोट पम्पलेट्स ऑन रेडिकल टॉपिक लाइक फ्रीडम ऑफ प्रेस, सपोर्टेड ओलिवर क्रॉमवेल इन इंग्लिश सिविल वॉर। उसने पम्पलेट्स भी लिखे हैं। कैसे पम्पलेट्स, किस टॉपिक पे? रेडिकल टॉपिक्स लाइक फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब प्रेस की आज़ादी, समाचार पत्रों की आज़ादी। इसकी वजह से उसके ऊपर कई सारे बैन भी लगाया गया था, इसके ऊपर कानूनन कार्रवाई भी की गई थी इसको लिखने के लिए। तो उसने ऐसे पम्पलेट्स भी लिखे हैं। उसने सिविल वॉर जो हुआ था 1649 में, जब ओलिवर क्रॉमवेल सिंहासन पे बैठा था, उस सिविल वॉर में इसने किसको सपोर्ट किया था? ओलिवर क्रॉमवेल को सपोर्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को इसकी मिलती हैं। आगे देखते हैं। अब ये जो पोएम है व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंटेड, ये जो पोएम है, दिस पोएम वाज रिटन बाय मिल्टन ड्यूरिंग 1642। At the time it was believed that an attack on London by Charles I was imminent। imminent मतलब अवश्यंभावी या निश्चित था। तो ये जो पोएम है ये मिल्टन के द्वारा कब लिखी गई? 1642। और ये ऐसा टाइम था जब ये बिलीव किया जा रहा था कि इस टाइम में चार्ल्स फर्स्ट अटैक करेगा लंदन पर और ये एक निश्चित आक्रमण होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था 1649 की बात है, तो ओलिवर क्रॉमवेल आ जाता है। उससे पहले चार्ल्स फर्स्ट का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो देखिए, द पोएम इज़ एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ मिल्टन ग्रांड पोएट्री स्टाइल विच मेड हिम फेमस। इट वॉज हिज 8th पोएम to be published and he was yet maturing his style। अब इस पोएम की बात करें तो एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिल्टन की पोइट्री स्टाइल की। मतलब मिल्टन का जो पोइट्री स्टाइल है उसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल ये पोएम है। और ये उसकी 8वीं पोएम है जो पब्लिश्ड हुई थी, और इस दौरान वो अपने राइटिंग स्टाइल को और मैच्योर कर रहा था, मतलब अपनी राइटिंग स्टाइल को और अच्छा बना रहा था। In this poem, Milton, fearing that his city will be defenseless during assault, इस पोएम में मिल्टन डर के साथ ज़िंदगी जी रहा है, या डर में है कि उसका जो शहर है जहाँ पे वो रह रहा है वो तो पूरी तरह से क्या है? डिफेंसलेस, असुरक्षित है। ड्यूरिंग असॉल्ट, आक्रमण के दौरान। अभी मैंने बताया था कि आक्रमण निश्चित है। आक्रमण करने वाला कौन है? चार्ल्स फर्स्ट। तो वो जो शहर पे आक्रमण करने वाला है उसके लिए मिल्टन सोचता है कि उसकी जो सिटी है, उसका जो शहर है, पूरी तरह से कैसा है? डिफेंसलेस है, इस पर कभी भी आक्रमण किया जा सकता है। ही कॉल्स फॉर हीरोज टू प्रोटेक्ट हिज सिटी एंड इट्स हैबिटेंट्स। वो किनको बुलाता है या किनसे बात करता है? जो वॉर के हीरोज़ हैं, जो युद्ध में आने वाले लड़ाकू हैं, उनसे बात करता है कि वो इस सिटी को और यहाँ के इनहेबिटेंट्स, यहाँ के निवासियों की क्या करें? रक्षा करें। नेक्स्ट ही सेज एज देयर रिवॉर्ड ही विल इमोर्टलाइज देयर नेम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू हिज पोइट्रीज। और वो पोएट या जॉन मिल्टन उनसे ये भी कहता है कि अगर आप हम लोगों की सुरक्षा करते हैं, इस सिटी को बचाते हैं, तो हम आपके नाम को अमर बना देंगे, पूरे संसार में फैला देंगे थ्रू आवर पोइट्रीज, अपने पोइट्रीज के माध्यम से। मतलब पोएम्स लिखेंगे और सारी दुनिया में पोएम्स को पढ़ी जाएगी और आप लोग फेमस हो जाएंगे। ए व्हाइल लेटर ही रिमेंबर्स द लीजेंड ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। और एक ही क्षण के बाद वो किसके बारे में याद करता है? महान नायक अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर के बारे में याद करता है, वो सिकंदर महान के बारे में बात करता है। ही सेज दैट while the siege of Thebes, Alexander told his soldiers to leave the home of poet Pindar untouched due to his respect for poet's work। फिर वो एग्जाम्पल देता है कि अगर आप लोग छोड़ दोगे तो ऐसा पहले भी हुआ है हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसी चीज़ें पहले भी हुई हैं। वो एग्जाम्पल बताता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जो महान था
या सिकंदर महान जब वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है थेब्स के ऊपर आक्रमण करने के लिए और सारी चीज़ों को तहस नहस करने के लिए, तब वो उनको स्ट्रिक्टली ये भी ऑर्डर देता है सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना, बट जो कवि पिंडार है, पोएट पिंडार है, उसके घर को बिल्कुल टच नहीं करना, उसके घर को बिल्कुल मत तोड़ना। और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अलेक्जेंडर के मन में पोएम के लिए, पोएट के लिए एक रिस्पेक्ट की फीलिंग होती है, इस वजह से उसने उसके घर को तोड़ने के लिए टोटली मना कर दिया। ये एग्जाम्पल मिल्टन उन सैनिकों को देता है जो सैनिक वहाँ पर उसकी सिटी पर आक्रमण करने आए हैं, जो उसका घर तोड़ने आ रहे हैं। आगे देखते हैं। Here Milton adds that like Pindar was spared by Alexander, he will also be spared by Charles First। बोलता है कि जिस तरह से पिंडार को छोड़ दिया गया अलेक्जेंडर के द्वारा, इसी तरह से मिल्टन को छोड़ दिया जाएगा चार्ल्स फर्स्ट के द्वारा। फर्दर मिल्टन स्टेट्स दैट एज द सैड पोएट इलेक्ट्रा was able to save the city of Athens through his poetry, he will also be able to save the city of London। इसी तरह से एक एग्जाम्पल दूसरे पोएट का है जिसका नाम है इलेक्ट्रा। एक सैड पोएट के रूप में जाना जाता है वो, क्योंकि हमेशा उसने अपने सैड पोएट्री लिखी है। तो कहता है कि जिस तरह से सैड पोएट इलेक्ट्रा वो अपने शहर को अटैक से बचा लेता है, मतलब ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रा के साथ भी हुआ कि उसके शहर पर आक्रमण करने के लिए लोग गए, लेकिन इलेक्ट्रा की पोएम्स को पढ़ करके उसके शहर पे लोग आक्रमण नहीं करते हैं और उसका शहर बच जाता है। उसी तरह से पोएट भी कहता है, मिल्टन भी कहता है कि वो भी अपने इस सिटी को, लंदन सिटी को अटैक से बचा सकता है अगर वो लोग उसका साथ दे या उसको उसके घर पर अटैक न करें या उसके शहर पर अटैक न करें। तो बच्चों, यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया, पोएट के इंट्रोडक्शन को भी देखा और इस पोएम में किसके बारे में बात कर रहा है पोएट या किसके बारे में लिख रहा है इसके बारे में भी देखा। और ये जॉन मिल्टन की एक सोनेट है। सोनेट जैसा ही आपको पता है, सोनेट एक 14 लाइन्स की पोएम होती है, तो ये भी जॉन मिल्टन की एक सोनेट है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिल्टन की जो सोनेट है वो मिल्टोनिक सोनेट या पेट्राकन सोनेट या इटालियन सोनेट के नाम से जानी जाती है, जो कि ऑक्टेव और सेस्टेट 2 पार्ट में बटी होती है। ऑक्टेव पार्ट में 8 लाइन्स होते हैं और सेस्टेट पार्ट में 6 लाइन्स होती हैं, दोनों मिलके 14 लाइन्स बनाती हैं, जिसको हम सोनेट कहते हैं। और मैंने आपको पहले ये भी बता दिया है कि ऑक्टेव पार्ट की जो राइमिंग स्कीम होती है वो ABBA होती है और सेस्टेट पार्ट की क्लियर नहीं होती है, मतलब फिक्स नहीं होती है, CD या कभी CED भी हो सकती है। तो ये हमने जॉन मिल्टन के बारे में और इसके इस सोनेट के बारे में डिस्कस किया, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सोनेट को डिस्कस करेंगे, इस सोनेट के एक्सप्लेनेशन को लाइन बाय लाइन देखेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस पोएम के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।